हेलो फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो। चैप्टर नंबर 13 त्रयोदश उपक्रमणीय अध्याय। इससे पहले की वीडियो में हमने बात करी थी वात पित्त कफ तीनों दोषों की चिकित्सा के बारे में। स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट। चिकित्सा न करने में हेतु प्रयोगः शम्य अधिकमेवं यो अन्यम उदीर्येत न असो विशुद्ध शुद्धस्तु शम्येदो न कोपियेत। उत्तम चिकित्सा क्या होती है? तो ये अगर आपके क्वेश्चन आएगा 2 नंबर का तो आपको ये श्लोक लिखना है और इसकी हिंदी भी लिखनी है। उत्तम चिकित्सा वह है जो एक व्याधि को शांत करे और दूसरी व्याधि को उत्पन्न करे। वह शुद्ध चिकित्सा नहीं है। शुद्ध चिकित्सा वह है जो व्याधि को शांत करे किंतु दूसरी व्याधि को उत्पन्न न करे। हमारा जो आयुर्वेद सिस्टम ऑफ मेडिसिन है वो इसी सिद्धांत पे कार्यरत है कि वो चिकित्सा जो एक डिजीज को शांत कर रही है लेकिन दूसरे को उत्पन्न नहीं कर रही है, वही आदर्श चिकित्सा। अगर एक को शांत करे और दूसरे को उत्पन्न करे तो वो शुद्ध चिकित्सा नहीं। जैसे एलोपैथी में होता है, आप किसी डिजीज की लॉन्ग टर्म तक दवाई लेते हैं तो वो साइड इफेक्ट्स में कोई और दूसरी कॉम्प्लिकेशंस पैदा कर देती है बॉडी में, वो उत्तम चिकित्सा नहीं है। ठीक है। अब दोषों का कोष्ठ से शाखा में जाना और शाखा से कोष्ठ में आना, इनके विभिन्न रीजंस दिए हुए श्लोक के रूप में। ये तीनों श्लोक जो हैं वो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और आगे भी चल के जो आयुर्वेदिक कंसेप्ट उनको समझने में, तो आप ध्यान से पढ़िए। व्यायाम उष्ण तीक्ष्ण अहित आचरण अद्यपि कोष्ठ शाखास्थ मर्माणे द्रुत मारुत से। पहला रीजन दोषों का कोष्ठ शाखा में जाना व्यायाम से, उष्णता की तीक्ष्णता से, अहित आचरण से और द्रुत मारुत से वायु के तेज होने से ये कोष्ठ से शाखा यानी जो हमारे धातु हैं वो और मर्म जो मध्य मार्ग उनमें पहुंच जाते हैं। ठीक है। बात करते हैं शाखा से कोष्ठ में कैसे जाते हैं। तथा तेभ्य स्त्रोतोमुख विशोधनात् वृद्ध्या अभिषन् उत्पल का कोष्ठम वायुश्च निगृहात्। शाखा से कोष्ठ में स्त्रोतों का मुख का शोधन होने से, दोषों का वृद्धि होने से, अभिषंद विलयन होने से और पाकात कोष्ठम पाचन होने से और वायुश्च निग्रह वायु का निग्रह नियंत्रित होने के कारण दोष शाखा से अस्थि संधि और मर्म से कहां से पहुंच जाते हैं? कोष्ठ में पहुंच जाते हैं। ठीक है। तत्र आस्यच्च विलंबरेन भूयो हेतु प्रतीक्षिण ते कालादि विलंब लद्वा कोप्यंत्र आश्रयश्वपि। कोष्ठ आश्रित दोष के कुपित होने के कारण क्या होते हैं? देखो, होता क्या है कि मर्म आदि से दोष कोष्ठ में आके रुक जाते हैं लेकिन वो रोग उत्पन्न नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? वो वेट करते हैं कि उनके अनुकूल दोष हो, देश हो, बल हो, काल हो। जब अनुकूल इनको ये सब चारों चीजें मिल जाती है फिर वो बलवान होते हैं और कुपित होते हैं और अन्य जगहों पे प्रस्थान करते हैं और फिर वो रोग की उत्पत्ति करते हैं। अब बात करते हैं अन्य स्थानगत रोगों दोषों की चिकित्सा। तत्तान्य स्थान संस्थेषु तदीयम आबलेषु तु कुर्यात् चिकित्साम सवामेव बलन आभिविषु। यानी निर्बल वातादि दोषों के अन्य स्थान अपने स्रोत में जाकर रहने से पहुंचने के बाद उस स्थान के अनुसार चिकित्सा करें। किंतु जिन वातादि दोषों में शक्तिशाली होने के कारण दूसरे दोष के स्थान पर पहुंचकर वहां के स्थान दोष दबा दिया, जिसका वहां स्थान हो तो वहां उस बलवान दोष की अपनी चिकित्सा करनी चाहिए। देखो, मानो वात पहुंचा किसी स्थान पे, ठीक है, तो वो स्थान कौन सा है उस अकॉर्डिंग आपको चिकित्सा करनी है। लेकिन कोई दोष इतना बलवान है कि दूसरी जगह पे जाके उस दोष की जगह पे उस दोष को दबा दिया और वो बलवान हो गया स्थानीय दोष से ज्यादा, तो वहां फिर उस बलवान दोष की चिकित्सा करनी है। आगंतु शम्य दोषाम स्थानीन प्रति करते वा। इसमें स्थानिक दोष की चिकित्सा करने के बाद आगंतुक दोष की चिकित्सा करनी। ये चिकित्सा का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई दोष दूसरी जगह पे चल गया तो पहले आप उस दोष की चिकित्सा नहीं करेंगे। जो स्थानिक दोष जहाँ गया है वहाँ उसकी चिकित्सा, फिर वो दोष जो है उसकी चिकित्सा होगी। लेकिन अगर दोष ही बलवान है और वहाँ उस स्थानिक दोष को जाके दबा दिया तो फिर वो बलवान दोष की चिकित्सा होगी। त्रियक स्थानगत दोषों में प्रयास्त त्रियगता दोषा क्लेश्य आतुरश्चन अंतरम कुर्यात तेषु तुर्व्या देह अग्नि बल वित्त क्रिया शम्यतान प्रयोगेन सुखम व कोष्ठ मानिये ज्ञात्वा कोष्ठ प्रपांचत्र यथा स्वम विनिरयन। देखो, त्रियक जो है, त्रियक यानी बाह्य शाखादि मार्ग में गए दोष प्राय रोगी को अधिक समय तक पीड़ित करते हैं। देह अग्नि और बल को जानने वाले चिकित्सक को इन अवस्थाओं में चिकित्सा शीघ्रता नहीं करनी चाहिए लेकिन सुखपूर्वक शांत रहनी चाहिए, कोष्ठ में लाना चाहिए। देखो, एक स्थानगत यानी शाखा में इन सब में चल गए तो जब तक आप उन दोषों को नहीं निकालोगे तब तक वो उस रोगी को पीड़ा देते रहेंगे। लेकिन इनका प्रोसेस ये है कि उनको कोष्ठ में लाना है आपको।
विभिन्न प्रोसेस से, तो उनको कोष्ठ में लाकर फिर आप कोष्ठ से बाहर निकालिए। उसके लिए संपूर्ण पंचक्रम का वर्णन है, ठीक है, वो आपके बात की बात है, ठीक है। तो आपको कोष्ठ में लाना, फिर आपको इनको शांत करना है। अब बात करते हैं साम और निराम दोष के लक्षण। स्त्रोतो अवरोध, बल, भ्रंश, गौरव, अनिल मूर्ता। स्त्रोतों का अवरोध होना, बल का हानि होना, भ्रंश होना, गुरुता शरीर में होना, अनिल मूर्ता वायु का अवरोध होना, वायु प्रॉपर रूप से बाहर नहीं निकलती, आलस्य होना, अपक्ति यानी आहार नहीं पचता, निष्ठीवन मुख से स्त्राव सलाइवेशन, ठीक है, मला अवरोध हो जाता है, ठीक है, संग हो जाता है, अरुचि क्लम, क्लम यानी बिना परिश्रम के थकावट, ये लिंग मलानाम, लिंगों में मलिनता होती है, निराम, ये आम दोष के और निराम में जस्ट इसके अपोजिट हो जाती है, ठीक है। बात करते हैं आम का लक्षण क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको ध्यान रखनी है। उष्ण अल्प बलत्वेन धातु म आद्य पाचितम दुष्टमाश्यगतम रसमाम प्रचक्षते अन्य दोषभ्य एवाति दुष्टभ्यो योन्य मूर्छनात् को द्रव्यभ्यो विषस्य वदनम आमस्य संभव। देखो जठराग्नि का बल कम हुआ यानी मंदाग्नि हुई, तो प्रथम धातु रस का पाचन नहीं हुआ, यह रस धातु अमाशय में जाता है और अपक्व अन्न रस है उससे मिल जाता है, फिर आम कहते हैं। यानी आम का मतलब है जो रस का पाचन नहीं हुआ वो, प्लस जो अपक्व आद्य रस है, यानी आपका खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ, किससे नहीं हुआ, जठराग्नि से। तो फलस्वरूप जो धातु रस बनी वो ठीक से पहुंची नहीं उस, ठीक है, तो वो मिली अपक्व अन्न रस से, फिर उसने जो चीज बनाई वो आम कहलाती है, ठीक है। अन्य आचार्यों के मत से दुष्ट वातादि दोष एक दूसरे के साथ मूर्छना मिलने के कारण विष के समान भयंकर आम को उत्पन्न करता है, जिस प्रकार कोदो धान देश के काल विष बन जाता है। तो आम क्या है, दोष है, वो जिस जिस धातु को दूषित करेगा या दोष को दूषित करेगा वो दूष्य कहलाएंगे, और दूषित होने पे वो कहलाएंगे साम। यानी आम ने वात को दूषित कर दिया तो साम कहलाएगा, ठीक है, पित्त को कर दिया, कफ को, किसी को भी कर सकता है, कोई सी भी धातु को कर सकता है। बात करते हैं साम शब्द का अर्थ। आमेन तेन संपुक्ता दोषा दुष्याश्य दूषिता सामा इति उपदिश्यन्ते ये च रोगस्त उद्भवा। यानी शाम शब्द का अर्थ क्या होता है, इस आम से मिले हुए दूषित वातादि दोष और रक्तादि दोष को साम कहा गया। यानी आम है, अब इससे कोई भी वातादि दोष मिला या कोई भी धातु मिली उनको साम कहा गया, और उत्पन्न रोगों को साम रोग कहा गया, साम ज्वर, साम ग्रहणी आदि। दोषों की निरण विधि क्या होती है, सर्वदेह व प्रसितान सामान दोषानाम निरत। यानी जब आम दोष बात करते हैं, लीनान धातुष उत्कृष्टान फला आद्र मसनाव, जब दोष पूरे शरीर में रस रक्त धातुओं में लीन हो जाए तो उनको निकालना नहीं चाहिए। कैसे, जिस प्रकार कच्चे फल को आप रस निकालोगे तो रस निकलेगा नहीं और वो फल भी नष्ट हो जाएगा, ठीक है, ऐसे ही आश्रय से ही नाशायते स्यदु निरत्वम, ये बात आ गई है। पाचने दीप ने स्त्रीय स्त्रान स्वदेश परिष्कृतान शोध्य शोधने काले यथा सोम यथा बलम हन्य आशुयुक्तम वक्त्रेण द्रव्य आमाशय मलान ग्राणेन च ऊर्ध्व चतुरान पक्वोदन गदेन च। तो आपको पाचन दीपन औषधिया स्नेहन स्वेदन से उनको प्योरीफाई करना है, उनको पचाना है, हमको आमृत करना। फिर जो दोष का जो ऋतु हो जिसमें परफेक्टली निकलता वो उसके अनुसार उचित मार्ग की ऊर्ध्व से निकालना, अध से निकालना, कैसे निकालना, और बल क्या है व्यक्ति का उसके अनुसार शोधन करना चाहिए। अगर मुख से औषधि देंगे तो आमाशय स्थित जो दोष हैं, जो व्याधियां, उनको बाहर निकालेगा आमाशय से। नासिका से दी हुई औषधि जत्रु से ऊपर, जत्रु होती क्लेविकल बोन, उससे ऊपर जितने भी रोग है उनको नष्ट करेगा, और गुदा द्वारा दी गई औषधि पक्वाशय के मलों को दूर करती है। बात करते हैं उत्कृष्ट नस्य नद्य ऊर्ध्वम वान च मान वैत सव्यम धार्येत औषधान विद्रस्तादे ही रोगदा प्रवतान प्रागतो दोषानुपे शिताशिन विबद्धान पाचस्थिते पाचन निरत्वा। अगर अपने आप ही दोष बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, उत्कृष्ट हो रहे हैं, चाहे वो ऊर्ध्व मार्ग से हो चाहे अधोमार्ग से, तो आपको औषधि से नहीं रोकना चाहिए। क्यों नहीं रोकना चाहिए, क्योंकि अगर आपने रोका तो फिर जो वेग को धारण करने वाले से रोग हैं वो हो जाते हैं, और उनकी बात हम चैप्टर नंबर 4 में कर चुके हैं, विभिन्न जो 13 आधारण्य वेग उनके अनुसार बताएंगे। अगर आम दोष युक्त साम दोष है तो उनको डायरेक्ट निकालना चाहिए, या तो आप दीपन या पाचन औषधि उनको पचा दें, पाचन के बाद आप वो पच गए, प्योरीफाई हो गए, शुद्ध हो गए, उनकी जो रोग फैलाने की कैपेसिटी वो कम हो गए, उसके बाद संशोधन से व्यवन विरेचन आदि कर्मों से उनको बाहर निकाल देते हैं। यानी दोषों को आमावस्था में संशोधन के बाद शरीर से बाहर नहीं निकालना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जब भी दोष आमावस्था में हो उनको डायरेक्ट बाहर नहीं निकालना चाहिए। आप दीपन पाचन औषधियों से पाचन करवाइए, देन उसको बाहर निकालिए,
श्रावणे कार्तिके चैत्रे मासी साधारणो क्रमात् ग्रीष्म वर्षा हिमचितान वायु निध आशु निरत। श्रावण कार्तिक और चैत्र मास में, ठीक है, वर्षा ग्रीष्म वर्षा और हेमंत में संचित वात पित्त कफ को शरीर से बाहर निकाल देना चाहिए। ग्रीष्म में संचय होता है वात का, वर्षा में पित्त का और हेमंत हिम में कफ का। इनको बाहर निकालने दें, ये मास साधारण होते से संशोधन करना उचित होता है। देखिए हम इसको एक टेबल से समझते हैं। देखिए वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। वात दोष का संचय होता है ग्रीष्म में, समर में, जो आप ज्येष्ठ और आषाढ़ बोलते हैं भारतीय भाषा में, वो ऋतु। संशोधन काल कराते श्रावण में, यानी वर्षा का आरंभ में, ठीक है। पित्त का संचय होता है वर्षा में, यानी श्रावण भाद्रपद में, और कार्तिक में कराते हैं, यानी शरद में कराते हैं पित्त का संशोधन। कफ का हेमंत में होता है और मार्गशीर्ष प्लस पौष में, और उनका कराते चैत्र में। तो श्रावण, कार्तिक और चैत्र जो ऊपर लिखी गई है, श्रावण से हमको लेना है वर्षा से, यानी वात का वर्षा में कराएंगे संशोधन। कार्तिक से लेना है शरद से, पित्त का शरद में कराते हैं संशोधन। और कफ यानी चैत्र यानी वसंत के प्रारंभ में कराते हैं। अत्यु उष्ण शीत वर्ष शीता ही ग्रीष्म वर्षा हिमागमा संदो साधारणो तेषा दुष्टान दोषान विशोध्य। ग्रीष्म ऋतु में उष्णता ज़्यादा होती है, वर्षा ऋतु में वर्षा होती है और शीतकाल में ठंडक अधिक होती है। इसलिए साधारण संधि काल में दूषित स्रोतों को शांत करना चाहिए। कभी भी प्योर ग्रीष्म में, प्योर वर्षा ऋतु जब चल रही हो और प्योर शीत चल रहा हो, किसी भी दोष का संशोधन नहीं करना चाहिए। इनके बीच जो संधि काल में जो ऋतु आते हैं, उनमें ना अधिक उष्णता होती है, ना वर्षा होती है, ना शीत होती है, यानी कोई भी जो ऋतु का लक्षण है इतना अधिक मात्रा में नहीं होता, तो उस समय उन दोषों को शांत करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। से पहले हमने डिस्कस करा उचित चिकित्सा क्या होती है, दोष शाखा से कोष्ठ में और कोष्ठ से शाखा में किन कारणों से जाते हैं, देन विभिन्न प्रकार के दोषों की चिकित्सा, स्थानगत दोषों की चिकित्सा, देन साम और निराम दोषों के लक्षण, आम के लक्षण, दोषों की निहरण विधि, उसके बाद किस तरह से उनको बाहर निकालना है, कौन से दोष का कौन सा शोधन काल होता है, किन ऋतुओं में शोधन नहीं करना चाहिए, ये सब हमने डिस्कस करा। थैंक यू।